एडुटेरिया करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये इन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हाफ ईयरली मैगजीन है, जनवरी से जून तक का। तो आप बोलोगे आप इसके बाद का क्या कैसे करते हो? इसके बाद हम प्रतियोगिता दर्पण से करते हैं और इसके अलावे डेली 10 से 15 क्वेश्चन एमसीक्यू आता है चैनल पे अपने। उससे हम लोग, और वो क्वेश्चन कहाँ से लिया जाता है? दृष्टि आईएएस की जो पेज है ना, वहाँ से लिया जाता है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे बनते हैं, आप वहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हो। और ये मैगजीन आगे आएगा तो आगे का भी डिस्कस करेंगे। अभी इस मैगजीन में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, देखो हम इम्पॉर्टेंस के हिसाब से टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, डिफेंस, साइंस एंड टेक डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा और क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? बजट हम डिस्कस कर चुके हैं, अपकमिंग गोल डिस्कस कर चुके हैं, इकॉनमी सर्वे डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया है, मैं सारे अरेंज कर दूंगा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस के हिसाब से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इन्वायरमेंट टू द पॉइंट, यानी 30 और 31, 29 और 30 चैप्टर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 31 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं हमारे कई कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा 60 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बस कराए जा रहे हैं। और अब पीडीएफ भी दिया जा रहा है। पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत कौन साइज पीडीएफ है। आप मैसेज कर सकते हो किस नंबर पर, मैं नंबर बताता हूँ 9582062485। तो चलिए, ऑलरेडी हमने इस पर कौन कौन से चैप्टर करना, 29 और 30 ऑलरेडी मैंने इस पर कलर कर लिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं कि आपको वही पॉइंट याद रखना है बस। ठीक है, आप आ जाओ 29 से 30। सबसे पहला क्वेश्चन है 29 का, 17th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। 17वां स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है। निकालता कौन है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है, हर 2 साल में निकालता है। और एक किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। पहली बार पब्लिश कब किया गया था? 1987 में। और ये 17वां रिपोर्ट है। रिपोर्ट के लिए जो डेटा इकट्ठा करते हो, डेटा इकट्ठा करते किस सेटेलाइट से? सेटेलाइट रिसोर RT SAT-2, ठीक है ना, रिजोर्ट SAT-2 से यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक देखो, जब 1987 में पहली बार पब्लिश हुआ, उसके अगले साल ही नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई। उस फॉरेस्ट पॉलिसी में बोला गया कि हमारे पास 33% कम से कम टोटल लैंड एरिया का फॉरेस्ट होना ही चाहिए, जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अब जो फॉरेस्ट कवर है तो 2 टाइप से नाचते हैं, एक फॉरेस्ट कवर, एक ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर कितना प्रतिशत है? पूरे धरती का, भारत के पूरे धरती का 21.71% है। और ट्री कवर कितना है? ट्री कवर है 2.91%। तो टोटल ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर कितना हो जाता है? 24.62%। ध्यान देना, 24.62%। फॉरेस्ट कवर है 21.271% और ट्री कवर है 2.91%। और टोटल कितना है? 24.62%। इंक्रीमेंट ट्री फॉरेस्ट कवर में ज़्यादा हुआ है, 1540, इसमें 721, टोटल 2261 इंक्रीमेंट हुआ है। और इंक्रीमेंट में तो आपको क्या याद रखना है? टोटल फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्रीमेंट याद नहीं रखना है, छोड़ भी सकते हो। इंक्रीमेंट वैसे हुआ था 0.22% फॉरेस्ट कवर में, और इसमें कितना हुआ था? 0.76%। यानी अगर परसेंटेज में ग्रोथ देखे तो ट्री कवर का ज़्यादा है, ओवरऑल ग्रोथ देखे तो फॉरेस्ट कवर का ज़्यादा है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, डेटा नहीं बट रैंकिंग। फॉरेस्ट कवर की रैंकिंग देखते हो तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। देखो अरुणाचल यहाँ पे सेकंड रैंक है, और भी मैं जगह दिखाऊंगा जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सेकंड रैंक आता है या फर्स्ट रैंक आता है। अगर मैक्सिमम लॉस देखे तो अरुणाचल प्रदेश में आता है, मैक्सिमम लॉस ये भी अरुणाचल प्रदेश में आता है। उसके अलावा एक और चीज़ देखेंगे, वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। और उसके साथ जो परसेंटेज कवर है टोटल स्टेट के कितना परसेंट कवर है, उसमें अरुणाचल प्रदेश सेकंड पे आता है। तो देखो अरुणाचल प्रदेश ओवरऑल में भी सेकंड, स्टेट के परसेंटेज में भी सेकंड, और उसके अलावा और दो चीज़ में सेकंड, 2 चीज़ में फर्स्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट में फर्स्ट आता है, उसके अलावा वेरी डेंस फॉरेस्ट में भी फर्स्ट आता है, और जहाँ सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है उसमें भी फर्स्ट आता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में 4 फैक्ट हमको याद रखना है। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर में सेकंड, ठीक है, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर में सेकंड। उसके बाद सेकंड और किस चीज़ में आता है?
सेकंड किस चीज़ में आता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, सेकंड परसेंटेज है। मतलब देखो फॉरेस्ट कवर की बात करें तो दोनों जगह सेकंड आता है। किस किस में, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस कहाँ पे ज़्यादा है, डेंसिटी नहीं, फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में, मतलब टोटल स्टेट के एरिया, स्टेट का एरिया 100 किलोमीटर स्क्वायर है ना, तो उसका लगभग 80 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में तो फॉरेस्ट ही है। मतलब सिर्फ 20% लोग रहते हैं, मैदान है खेती उती करने के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड 4 याद रखना है। और सबसे कम कहाँ पे, हरियाणा में सबसे कम है। इवन आपको गोवा से भी कम है। आपको लगेगा, अगर नहीं याद हो तो आपको लगेगा हो सकता है गोवा में कम हो क्योंकि समुद्री इलाका है तो गोवा में, लेकिन गोवा से भी कम है हरियाणा में, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद गोवा में। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा इंक्रीज सदर्न स्टेट की है। सदर्न स्टेट आंध्र प्रदेश, देखो एक याद रखना, जो 2014 से पहले दोनों एक ही साथ था, वही दोनों ने बढ़ाया है। आंध्र प्रदेश नया वाला और पुराना वाला आंध्र प्रदेश, नया वाला तेलंगाना, वही दोनों बढ़ा है। उड़ीसा में भी थोड़ा बहुत बढ़ा है। और सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ पे हुआ, लॉस वहीं सबसे ज़्यादा हुआ जहाँ पे सेकंड नंबर पे। अरुणाचल प्रदेश के बारे में 2 चीज़ याद रखना है, 4 चीज़ याद रखना है। 2 चीज़ सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्या क्या है, टोटल फॉरेस्ट कवर और परसेंटेज, स्टेट के परसेंटेज में भी टोटल कवर। अरुणाचल प्रदेश के लिए 2 पहले नंबर पे, टोटल लॉस भी किया भाई, और जो सबसे वेरी डेंस फॉरेस्ट में भी पहला नंबर पे आता है। बाकी 2 फॉरेस्ट के टाइप है, उसमें पहला नंबर एमपी आएगा, लेकिन वेरी डेंस फॉरेस्ट में पहला अरुणाचल प्रदेश आता है। लॉस में अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। ठीक है, ये हमने देख लिया। यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट कहाँ पे, लक्षद्वीप में, फिर अंडमान और निकोबार, दोनों नीचे वाले। ठीक है ना, पुडुचेरी वगैरह नहीं है। अब ये तो हमने देख लिया। वेरी डेंस फॉरेस्ट में अरुणाचल प्रदेश है और बाकी दोनों में मध्य प्रदेश है। अगर भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट ज़्यादा है, उसके बाद मीडियम डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद डेंस फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा ओपन, फिर मीडियम, फिर डेंस। कुछ और पॉइंट याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, द फॉरेस्ट एरिया इन टाइगर रिजर्व इतना है, ये याद नहीं रखना है। देखो टोटल फॉरेस्ट एरिया हमारे पास जितना है ना, जितना भी एरिया है उसका 7.8% एरिया कहाँ पे है, उसका 7.8% एरिया टाइगर रिजर्व में है। क्या मैंने बोला, टोटल हमारे पास फॉरेस्ट कवर है, टोटल फॉरेस्ट कवर मान लो हमारे पास 50 एकड़ है, तो उसमें से लगभग 8 एकड़, 8 पंटे 40, यानी 4 एकड़ कहाँ पे, 4 एकड़ हमारे पास है टाइगर रिजर्व में। तो टाइगर रिजर्व के पास जितना ज़मीन है ना, मान लो टाइगर रिजर्व के पास जितना ज़मीन है, उस ज़मीन का 74.51% टाइगर फॉरेस्ट ही है। मतलब टाइगर रिजर्व के पास जितना ज़मीन है ना, उसका मेजॉरिटी पार्ट, लगभग 3/4 पार्ट, यानी 74.151% तो जंगल ही है। और टाइगर रिजर्व पूरे देश में फैला है, पता है आपको। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अभी 53 टाइगर रिजर्व है, 54, और 53 जो भी नया बना है उसका नाम क्या है, ये कमेंट सेक्शन में प्लीज़ करना। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा आपको, ठीक है। टाइगर रिजर्व पूरे देश में फैला है और ये पूरे देश के जोग्राफिकल एरिया का 2.27% है, पूरे देश के एरिया का 2.27% है। और टोटल फॉरेस्ट एरिया का कितना प्रतिशत है, 7.8% है। और पूरे टाइगर रिजर्व में जंगल कितना प्रतिशत है, 74.51% है। 3 फैक्टर है, तीनों आसान है याद रखना। एरिया वाइज बात करें तो किस, ध्यान देना है, 2 याद है, एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज। एरिया वाइज सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व में किस, देखो यहाँ पे टाइगर रिजर्व कौन सा बड़ा टाइगर रिजर्व है वो नहीं पूछ रहा है, किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, कौन से टाइगर रिजर्व में, यह है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज वाइज पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में, एक और इम्पॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। आंध्र प्रदेश से एक और चीज़ क्या हमने टेबल में देखा है भाई, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंक्रीमेंट हुआ है सबसे ज़्यादा। और अरुणाचल प्रदेश से हमने क्या क्या देखा, सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। एज पर द रिपोर्ट टोटल कार्बन स्टॉक जो है फॉरेस्ट का वो कितना है, 7204 मिलियन टन है। पिछली बार से कितना इंक्रीज हुआ, लगभग 80 मिलियन टन इंक्रीज हुआ। मैनग्रोव की बात करें
तो देखो इंक्रीमेंट हुआ है, मैनग्रोव इंक्रीमेंट हुआ है। टोटल फॉरेस्ट एरिया कवर का मतलब मैनग्रोव टोटल कितना है 4992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो कंट्री का है उसका कितना प्रतिशत है 0.15%। कोई दिक्कत नहीं। पहला जगह कौन आता है, पहला जगह पे आ जाते हैं वेस्ट बंगाल, फिर इससे इधर गए सामने, सीधा गए सामने आ गया गुजरात, फिर नीचे आ गए इधर अंडमान और निकोबार आ गया। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे वेस्ट बंगाल, सीधा आगे गए ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड पे गुजरात मिल गया और उसके बाद अंडमान और निकोबार मिल गया। मतलब अब फिर वेस्ट बंगाल से भी सीधा नीचे आना, सेम ऑलमोस्ट सेम लॉन्गिट्यूड मान लो। तो वेस्ट बंगाल का एक सेम लैटिट्यूड सबसे अंत, ध्यान देना, वेस्ट बंगाल का सेम लैटिट्यूड सबसे अंत, वेस्ट बंगाल का सेम लॉन्गिट्यूड सबसे अंत, यही दोनों है, याद करना है मैनग्रोव का आसानी से। अब सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे हुआ, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में। ये भी याद करना रिलेटिवली आसान है। उड़ीसा वेस्ट बंगाल के पास है, महाराष्ट्र गुजरात के पास है, देखा देखी कर रहा है, समझ रहे हो, देखा देखी करके इंक्रीमेंट कर रहा है, देखा देखी करके, और महाराष्ट्र को देखा देखी करके कर्नाटक कर रहा है। चलो अब अगला है, देखो टोटल रामसर साइट हमारे पास हो गया है 75। रामसर कन्वेंशन ईरान में साइन हुआ था 1971 में, पता है आपको, और ये एग्रीमेंट इफेक्ट में कब आया 4 साल बाद, और इंडिया साइन किया उसके 7 साल बाद। देखो जब कन्वेंशन हुआ उसके 4 साल बाद इफेक्ट में आया, उसके 7 साल बाद इंडिया जोड़ा। तो क्या इंडिया फाउंडिंग मेंबर था? नहीं नहीं नहीं। अगर भारत में 75 तो पूरी दुनिया में टोटल कितना है 2400 है। और क्या है द टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन इंडिया, ये 75 पहुंच गया। सबसे बड़े सॉल्वॉग वेटलैंड है, सॉल्वॉग वेटलैंड, ये 75वां है। सॉल्वॉग वेटलैंड कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जो थोड़ा 2022 में जो ऐड हुआ है ना उस सबको देख लेते हैं। खिजादिया गुजरात में, ध्यान देना, खिजादिया गुजरात में है। बखीरा उत्तर प्रदेश में है। टोटल बात करें तो यूपी सेकंड नंबर पे आता है, तमिलनाडु पहले नंबर पे आता है। बखीरा खिजादिया गुजरात, बखीरा यूपी। उसके बाद है शंखे सागर। शंखे सागर किससे रिलेटेड है? शंखे आपको पता है, शंखे सूत्र कपिला जी ने दिया था, ये आपको याद होना चाहिए। शंखे सागर मध्य प्रदेश। पाला वेटलैंड मिजोरम, पाला, ठीक है ना, पाला वेटलैंड मिजोरम। पाला किंगडम भी था, आपको पता है ना। धर्मपाल, किसने क्या बनाया था? धर्मपाल ने, भाई विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। पीचावरम मैनग्रोव, ये तमिलनाडु में, पीचावरम। पल्ली करानाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट ये भी तमिलनाडु में है। कारिकली बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु में है। कुंथाकुलम बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में, वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। वेलोर बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में है। वेदांथांगलम बर्ड सेंचुरी, वेदांथांगलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। उसके बाद क्या है? मर्थंदपुरम बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में है। चित्रगुरी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। वेदुबूर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? तमिलनाडु में है। उसके बाद है कांजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। सतकोसिया गर्ज उड़ीसा में, सतकोसिया गर्ज उड़ीसा में है। तामपारा लेक उड़ीसा में, तामपारा। अनशुपा लेक उड़ीसा में, अनशुपा। हीराकुंड रिजर्वायर बहुत फेमस, बहुत किस नदी पे? ये सेकंड क्वेश्चन आपका है, उड़ीसा में है। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में है, सिरपुर वेटलैंड। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में, यशवंत। थाने महाराष्ट्र नाम से आपको पता चल जाए। नंदा लेक गोवा में, नंदा लेक गोवा में, इंपॉर्टेंट है। रंगाना थीतू बर्ड सेंचुरी कर्नाटका में। हाइगन वेटलैंड जम्मू कश्मीर में, और सालवाग जो कि 75वां है ये जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, क्या है, इसी से रिलेटेड है कुछ। सबसे ज़्यादा वेटलैंड किस देश में? यूके में है, याद रखना है। उसके सबसे पहला वेटलैंड, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि 1971 में साइन हुआ, बट 1975 में इफेक्ट हुआ। उससे पहले ही पहला साइट इंक्लूड कर लिया गया था
कोवर्ग पेनिनसुला जो कि ऑस्ट्रेलिया में, देखो एक लिमिट, एक कुछ होता है ना, एक क्राइटेरिया होता है कि इतने देश साइन कर दिए उसके बाद इफेक्ट में आएगा, तो उससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया साइन कर दिया था। वेटलैंड जो कि पहला वेटलैंड इंडिया की तरफ से जो साइन हुआ था वो चिल्का वेटलैंड है, चिल्का लेक, ठीक है ना। लगून्स मिलते हैं उसमें, सबसे ज़्यादा लगून्स वहीं पे मिलता है, उड़ीसा में है। इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड साइट है सुंदरवन वेटलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट, सुंदरवन वेटलैंड। और सुंदरवन वेटलैंड का ना लगभग 97% एरिया वेटलैंड ही है। सुंदरवन जो एरिया है ना टोटल, उसका 97% वेटलैंड है। टाइगर मिलते हैं, बंगाल टाइगर। इंडिया का स्मॉलेस्ट वेटलैंड कौन है? रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश में है। इंडिया का पहला आर्टिफिशियल वेटलैंड जिसका नाम है हरीके बैरेज। और आपको बताना, तीसरा क्वेश्चन है, हरीके बैरेज किन दो रिवर के पास बना है, किन दो रिवर को मिलके बना है? कौन सा दो रिवर आके वहाँ पे मिलती है? कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, उसमें सबसे ज़्यादा वेटलैंड है छोटे छोटे, और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हैं 14, और यूपी में 10, टोटल 75 है। और ये लगभग 1.33 मिलियन हेक्टेयर में फैला है, और बस लगभग 8 साल में 49 वेटलैंड्स को ऐड किया गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक कंपनी है जो अवार्ड करती है, उस कंपनी का नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ध्यान देना, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसीलिए देती है, हेल्दी बीचेज है, सेफ बीचेज है, सस्टेनेबल बीचेज है, ये सब देखने के लिए। तो टोटल अभी तक 12 को मिल चुका है, इसमें से 4 को मिला है 2021-22 में। थुंदी बीच लक्षद्वीप का, थुंदी बीच लक्षद्वीप का, दोनों नया है। और कादमत भी लक्षद्वीप का है। कोवालन और एडन, कोवालन कहाँ का है? तमिलनाडु का, और एडन पुडुचेरी का। इसके अलावा और कौन कौन है? शिवराजपुर गुजरात का है, घोगला दीव का है, कासरगोर और पादुविद्री ये कर्नाटक का है, कपार केरला का है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश का है, गोल्डन उड़ीसा का है, राधानगर अंडमान और निकोबार का है। टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022 की बात करते हैं। टोटल टाइगर रिजर्व अब टाइगर हो गया 3167। 2018 में कितना था? 2967, यानी 200 इंक्रीमेंट हुआ है। यानी इंक्रीमेंट की बात करें तो 6.7% हुआ है। एक बहुत इंडिया ने क्या करवाया पता है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस करवाई। बहुत ही आएगा ही आएगा, सिंपल हो जाएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किसने करवाया? इंडिया ने करवाया, ठीक है। और इसमें 7 बिग कैट थे। कौन कौन थे? टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड, चीता और जैगुआर और पूमा, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ध्यान देना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये प्रेजेंट किया गया सबसे पहले किस बजट में? 2021-22 के बजट में, 2021-22 के बजट में। और इसको अप्रूव कब किया गया? 4 जनवरी 2023। तो आपको बस बजट याद रखना है। मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स क्या है? कितना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है 5 मिलियन मेट्रिक टन। ध्यान देना, कितना करना है? 5 मिलियन मेट्रिक टन। इससे क्या होगा? जो फॉसिल्स फ्यूल्स का जो पे खर्चा लगता था 1 लाख करोड़, वो कमेगा, इससे ज़्यादा हो सकता है कमे, और लगभग 6 लाख जॉब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ये इंक्रीज हो सकता है अबाउट 125 गीगावाट, और एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन ये भी रिड्यूस होगा अबाउट 50 मिलियन मेट्रिक टन। क्लियर? आगे नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से क्या है? कुमुलेटिव वैल्यू ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट इंडिया का कितना है? 8 बिलियन है 2030 तक, और 340 हम पहुंचाना चाहते हैं, 340 मिलियन ये हम 2050 तक। ये 350 बिलियन होगा, 340 बिलियन होना चाहिए ना, क्योंकि 8 बिलियन के बाद आगे ही बढ़ेंगे ना, ठीक है। ये हो सकता है। उसके बाद इन एडिशन ग्रीन हाइड्रोजन से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन 3.6 गीगा टन घटेगा बाई 2040। प्रोजेक्ट चीता की बात करते हैं। देखो, चीता हमारे देश में 1952 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम चाहे कि री इंट्रोड्यूस करना चीता का। और याद रखना, ये दुनिया का
पहला इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर का ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। क्या मैंने बोला? इंटर कॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से, एक महादेश से दूसरे महादेश। और कभी इससे पहले जो लार्ज और वाइल्ड और कार्निवोर वो भी वाइल्ड में रहने वाले, वो भी लार्ज वाले, ये पहली बार हुआ है। 2 जगह से चीता है। पहले आया नामीबिया से टोटल 8 आया, फिर साउथ अफ्रीका से 12 आया, और दोनों कहाँ रखा गया? कूनो नेशनल पार्क में। अभी एक मैंने करेंट अफेयर्स आपको बताया था, और आपको बताना है कि अभी कुछ लेपर्ड को कूनो नेशनल पार्क से ट्रांसलोकेट किया जा रहा है किसी और जगह पे। आप बता सकते हो कौन सा है? मैंने अभी टेलीग्राम क्विज में भी करवाया वाला। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है COP27 कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। ये कहाँ पे हुआ? इजिप्ट के शर्म अल शेख में हुआ, ठीक है ना। और एक न्यू प्लेज वाज मेड टू कंट्रीब्यूट अ टोटल ऑफ मोर देन 230 मिलियन टू द एडप्टेशन फंड। ऑब्वियसली इतना पैसा एडप्टेशन फंड में क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इट वाज एग्री टू प्रोवाइड फंडिंग अंडर द लॉस एंड डैमेज फंड टू डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्री दैट इफेक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज। उनको पैसा फंड प्रोवाइड करना जो इनसे बार बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उन लोगों के प्रॉब्लम जो वो प्रॉब्लम जो इन्होंने किया ही नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट बना। मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ये एक इंटर गवर्नमेंटल कोलिजन है जिसमें हम मैनग्रोव के इकोसिस्टम की बात करते हैं। सिंपल पूछा है ना, मैक किससे रिलेटेड? तो मैनग्रोव से रिलेटेड है। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने क्या क्या किया, वहाँ पे क्या क्या बातें की। सबसे पहले लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी डाला, ठीक है ना। इसमें पहला नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया 2021 में। इंडिया अपने आप देखो जो भी करते हैं वहाँ पे बताया जाता है 3-fold न्यूक्लियर कैपेसिटी को 3 गुना करेंगे, एनर्जी वाले को। इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज बढ़ाएंगे, एथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक पहुँचाएंगे 2025 में। अगर 2026 में जब हुआ था ना, COP26 हुआ था ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, वहाँ पे इंडिया पंच अमृत की बात की थी। 5 चीज़ें हैं कि इंडिया नॉन फॉसिल्स एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा 2030 तक। क्या मैंने बोला? नॉन फॉसिल्स एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा 2030 तक। सेकंड क्या है? एनर्जी नीड्स के जितना एनर्जी नीड्स है ना, उसका 50% तो रिन्यूएबल और नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा। थर्ड क्या है? इंडिया विल रिड्यूस द टोटल एस्टिमेटेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ। मतलब क्या करेगा? कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन कम करेंगे। फोर्थ क्या है? बाई 2030 इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाई मोर देन 45%। मतलब 2005 लेवल में जितना था ना, 2005 लेवल में अगर मान लो 100 था तो इंडिया उसको 55 पहुंचा देगा। कब? 2030 तक। फिफ्थ क्या है? 2070 तक इंडिया अचीव कर लेगा नेट जीरो कंट्री। उसके बाद कुछ एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। इसमें क्या किया जा रहा है? जो फॉरेस्ट वाले एक्ट था 1980, उसमें बदलाव किया जा रहा है। उसके बाद अगला क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये फोर्स में आया कब? 1 अप्रैल 2023 में। 1972 वाले, ध्यान देना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972। फॉरेस्ट वाला एक्ट कब आया था? 1980। उसके बाद क्या है? बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जो 2011 वाला रूल था उसमें बदलाव किया जा रहा है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल की बात करते हैं, इसको नोटिफाई, जो 2016 वाला रूल था उसमें बदलाव किया जा रहा है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल, तो इससे क्या होगा? सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है 1 जुलाई 2022 से। अब इन्वायरमेंट टू द पॉइंट है, बस 1 पेज में है, इसको हम कवर कर लेते हैं। देखो, हवाई जो कि यूएसए का पार्ट है, वहाँ पे एक वोल्केनो आया जिसका नाम है किलौआ वोल्केनो। क्या नाम है? किलौआ वोल्केनो। उसके अलावा इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी। उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है माई लाइफ। कहाँ पे? माई लाइफ इन न्यू दिल्ली। जिसमें ऐप क्या करेगा? फोकस करेगा पावर ऑफ सिटीजन कि वो इन्वायरमेंट को कैसे बचाए।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिट फॉर 55, फिट फॉर 55, ये कैंपेन किसने चलाया है? यूरोपियन यूनियन ने कैंपेन चलाया है, फिट फॉर 55, ठीक है ना। इसका मेन काम क्या है कि ग्रीन हाउस एमिशन को 2030 तक कितना कम करना है? 55% कम करना है, यूरोपियन यूनियन। उसके अलावा यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, उन्होंने बोला है कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे ब्राज़ील के अमेजोन फंड में $101 मिलियन, जिससे जो डिफॉरेस्टेशन हो चुका है ना उससे बचाने के लिए, रोकने के लिए ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट का। उसके बाद आपसे पूछेगा, एक रिपोर्ट है रेस टू नेट जीरो रिपोर्ट, रेस टू नेट जीरो रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसने दिया है? यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। एक रिपोर्ट जिसका मतलब है टर्निंग ऑफ द टैप, टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट ए सर्कुलर इकोनॉमी। ध्यान देना, टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट ए सर्कुलर इकोनॉमी। ये रिलीज कब किया गया? यूएनईपी के द्वारा मई 2023 में, यूएनईपी के द्वारा मई 2023 में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करते हैं, इसने रिसेंटली अनाउंस किया है, ठीक है ना, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना अरुणाचल प्रदेश में, उसको जल्दी ही टाइगर रिजर्व का दर्जा देंगे। ध्यान देना, टाइगर रिजर्व का दर्जा देंगे। इसीलिए एक ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम है ईदू मिसमी, ईदू मिसमी, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। बोला कि सर आप टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दोगे ना तो ज़्यादा प्रोटेक्शन आप बढ़ा देते हो, फिर हम लोग को एक्सेस करने में दिक्कत होगी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है सेफगार्ड मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन पूछा है किस देश ने सेफगार्ड मैकेनिज्म लॉन्च किया ताकि रिड्यूस कर सके कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को? यह है ऑस्ट्रेलिया। गज उत्सव इनाग्रेट किया गया किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में, आसाम में, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, ऑन 9 अप्रैल। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो डिक्लेयर करेंगे थांगताई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपना 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तमिलनाडु ने क्या बोला? थांगताई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपना 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके अलावा एक ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है जिसमें गुजरात सरकार का क्या प्लान है कि 40 एडल्ट और सब एडल्ट एशियाटिक लायन को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? वारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसलोकेशन वाले पे क्वेश्चन आ ही जाता है क्योंकि छोटा मोटा थोड़ी ट्रांसलोकेशन है। तो एक एशियाटिक लायंस जहाँ से रह रही वहाँ से कहाँ पहुँचाना है? वारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनना है, वारदा। यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इंट्रोड्यूस किया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका काम क्या होगा? प्रोवाइड करना टू मेजर प्लेनेट का जो मेजर करना है कि वार्मिंग जो पॉल्यूशन जो है ना उसको वार्म करने का, ठीक है ना। मतलब लोगों को क्या करना है? पॉल्यूशन नहीं करना है, तो उसके जगह पे कोई दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता तो बताया जाए ना, वो बात है। बिग कैट एलायंस तो मैंने आपको बताई थी, इंडिया ने शुरू किया था 7 जो है उसको, और इसके लिए इंडिया ने गारंटीड सपोर्ट कितना किया है? 5 साल में लगभग $100 मिलियन। अकॉर्डिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन 2022 रिपोर्ट किसने रिलीज किया? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। तो ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशन इंक्रीज इंक्रीज किया बाई लेस देन 1%। मतलब अब क्या हो रहा है? बहुत कम इंक्रीज हो रहा है, इसको और कम करना, अब डिक्रीज करने का समय आया। अमृत धरोहर योजना है जिसमें वेटलैंड के प्रमोट की बात करते हैं। मैनग्रोव के लिए एक मैक परियोजना था ना, मैक। उसके अलावा मैनग्रोव के लिए क्या है? मिस्टी स्कीम है, याद रखें, मिस्टी स्कीम, जिसमें मैनग्रोव का प्लांटेशन करना है सी कोस्ट पे और मैनग्रोव का सैम्पलिंग दिया जाएगा प्लांटर्स को। उसके बाद अगला क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनवील किया एक स्कीम Lion@47, Lion@47 विजन फॉर अमृतकाल। ध्यान देना, Lion@47 विजन फॉर अमृतकाल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायन, ठीक है ना। और किस रीजन में? गुजरात के गिर रीजन में रहते हैं। अभी ट्रांसलोकेट कहाँ किया गया है? वारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुजरात में। स्टॉकहोम +50 एक कॉन्फ्रेंस हुआ जो कि स्टॉकहोम ने ऑर्गेनाइज किया स्वीडन में, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम में।
ताकि जो स्टॉकहोम का जो कॉन्फ्रेंस का 50 साल पूरा ना उसको थोड़ा सेलिब्रेट किया जा सके। यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, ध्यान देना, ओशन कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा किया गया? केनिया और पुर्तगाल के द्वारा, केनिया और पुर्तगाल के द्वारा लिस्बन में, और इसे लिस्बन डिक्लेरेशन साइन हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया एक मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। कहाँ पे? फॉर द स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है केवादिया गुजरात में, ठीक है। उसके बाद टारगेट क्या है कि हमारे विलेज और अर्बन लोकल बॉडीज को इको फ्रेंडली बना देना है 2028 तक। लोगों को एटलीस्ट पता तो चले क्या दिक्कत है क्या नहीं। मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी ने प्रेजेंट किया इंडिया को मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, जो कि देखो 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हुआ दुबई में। वहाँ को प्रेसाइड कौन कर रहे थे? इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? भूपेंद्र यादव जी, ये याद रखना। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट निकाला है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में एडप्टेशन गैप रिपोर्ट, ध्यान देना, एडप्टेशन गैप रिपोर्ट। आपसे पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर के कौन सा पंचायत कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है? पल्ली पंचायत। उसके बाद एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने क्या किया है? कोल का यूज इंडस्ट्री, डोमेस्टिक और अदर मिसलेनियस वर्क में दिल्ली और उसके सराउंडिंग सिटीज में बैन कर दिया है। उसके अलावा नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया अंडर अर्थ गंगा कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम। कहाँ पे? यमुना रिवर पे एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है अंडर अर्थ गंगा कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम ऑन यमुना। जलज इनिशिएटिव क्या है? लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करना रिवर गंगा के किनारे में, और ये 26 प्लेस पे स्टार्ट हुआ। मतलब कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना रिवर बैंक के आसपास। नेचुरल फार्मिंग करना और टूरिज्म, इसका पोर्टल क्या नाम है? आई एम अवतार। मतलब इसमें लोकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग एंड टूरिज्म को फैसिलिटेट करने की बात की गई है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। और अगला क्या है? भारत टैप इनिशिएटिव है। भारत टैप इनिशिएटिव किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा है। इसमें क्या करना है? लो फ्लो टैप्स और फिक्सर को प्रमोट करना है। भारत टैप इनिशिएटिव, जहाँ से पानी कम गिरे। जलदू टैप क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, रूरल डेवलपमेंट में। इसमें वाटर लेवल को, जो देखो सेलेक्टेड विलेज में वाटर लेवल को क्या करना है? चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वाटर लेवल कम रहा है, घट रहा है, इससे रिलेटेड। उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन CCD होता है, ठीक है ना, CCD होता है, उसमें उसका COP 15 हुआ UNCCD का अबीद जान में, ठीक है ना, कोटे आइवरी में। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड लाइफ हेरिटेज फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रोस्पेरिटी। अब अवार्ड्स वाला हो गया। अगले वीडियो में हम गेम्स डिस्कस करेंगे, और आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ शेयर करना, और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच।